हेलो स्टिल क्राफ्ट की जनता, मैं हूं पार्थ तिवारी और आप देख रहे हैं एपिसोड 1 ऑफ पॉट्स बाय क्राफ्ट। और आज हमारे साथ हैं देवजीत दास अक्का बीइंग बंजारा। देवजीत जी, आप मुझे बताएंगे आपका विजुअल आर्ट के थ्रू इंटरेस्ट कैसे जागा और आप कैसे इस फील्ड में आए? तो देखिए, अगर मैं आपको इसकी स्टोरी बताऊँ ना, तो ये थोड़ा सा मेरे बचपन से रिलेटेड है। जब मैं अपने डैड को देखता था, मेरे डैड फोटोग्राफर थे बाय हॉबी। तो हम देखते थे कि हम जब ट्रिप्स पे जाते थे, सो आई यूज्ड टू सी हिम कैप्चरिंग माउंटेन्स, और हमारे अलग अलग फ्रेम्स बना बना करके वो फोटोज़ खींचते थे। तो वो जो है ना, मेरे को बड़ा ऐसा लगता था कि यार ये कितना इंटरेस्टिंग प्रोसेस है कि ऑब्जर्व करना, कैप्चर करना। तो ये मैं बचपन से ही, आप कह सकते हो, एक बार मैंने वो एक बीज कहते हैं ना, वो बीज एक मेरे अंदर शायद आ गया था। उसके बाद जो है बड़े होते गए, पढ़ाई होती है, 10th हुआ, उसके बाद 11th हुआ। तो 11th में मेरे को फिर वापस से वही हुआ कि यार फोटोग्राफी करने का बहुत मन कर रहा है। सो एट दैट टाइम आई कुडंट अफोर्ड अ कैमरा। सो मैंने सेविंग्स करी, बड़ा पैसा जमा किया। पैसा जमा करके ना एक सेकेंड हैंड आईफोन खरीदा, iPhone 6। तो उससे फिर फ़ोटोज़ खींचनी शुरू करी मैंने। बीच में मेरे को थोड़ा सा टोकना है, हाँ, चाहता तो नहीं हूँ, बट आई जस्ट वांटेड टू आस्क, लाइक घरने वालों ने, किसी ने इसमें आपको सपोर्ट किया किसी भी जगह? यार हमारा ऐसा था ना कि घर वालों का सपोर्ट का क्या था कि माय डैड डाइड व्हेन आई वाज इन 10th। सो ऐसा कुछ था ही नहीं। हम वी वर लाइक नहीं, बहुत मिडिल क्लास फैमिली से, तो हमारा तो कैमरा तो बहुत बड़ी बात हो जाती है उस समय के लिए कि तो 50,000 60,000 का कैमरा हॉबी के लिए देना, इट वॉज अ बिग डील, और हम खुद नहीं मांग सकते थे। तो उस समय मुझे याद है iPhone 6 भी बहुत पुराना हो चुका था, तो सेकेंड हैंड मिल जाता था वो 6,000 7,000 रुपये में। तो हमको लगा कि वही बेस्ट डील है कि उसी से स्टार्ट करते हैं। उससे फिर मैंने अपनी स्ट्रीट फोटोग्राफी की जर्नी शुरू करी। मैं लखनऊ की गलियों में जाता था, और जहाँ पे ये लोग मूर्तियाँ वगैरह बनाते हैं ना, लैम्प्स, मूर्तियाँ, ये सब बनाते थे, वहाँ फ़ोटोज़ खींचता था। गणपति विसर्जन, दुर्गा पूजा विसर्जन, उसमें जा के फिर मैं फ़ोटोज़ खींचता था। तो ये मेरे अंदर ना, ये प्रोसेस में मुझे बड़ा मज़ा आने लगा। मैं देखता था कि मतलब आप एक इन्वायरमेंट को जब आप ऑब्जर्व करते हो, वो कितनी सारी चीज़ें मिलती है, कितने सारे कैरेक्टर्स मिलते हैं। अब आप देखते हो, आप एक गणपति विसर्जन में जाकर के आप अगर फोटोग्राफर नहीं भी हो ना, एक ऑब्जर्विंग एक बहुत की चीज़ है फोटोग्राफी में, या वीडियो भी बना रहे हो, वीडियोग्राफी हो चाहे फोटोग्राफी हो, दोनों में ऑब्जर्वेशन जो है मतलब की एलिमेंट है। बट आप जस्ट जाके वहाँ पे खड़े भी हो जाओगे ना, देखोगे कितने सारे लोग और कितना सबका अप्रोच डिफरेंट है एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के। तो ऐसा था मेरा। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े, मास कॉम ज्वाइन किया, तो वहाँ पे फिर फोटोग्राफी का इंटरेस्ट और जाएगा। तो मेरे मास कॉम की एक टीचर थी, फिर उनसे कैमरा लेने लगा, फिर मैं उनको रेंट देने लगा उनके कैमरा का। आई गेस कैनन का 1300D था, बहुत बेसिक कैमरा था। क्या करते थे, 1000 रुपये में शूट्स मिल जाते थे, 400 रुपये में मैम से रेंट कर लेते थे, उसमें से 600 रुपये बच जाते थे। तो वैसे ही सेव करते करते फिर 6 महीना और भी था, तो पहला कैमरा लिया। और धीमे धीमे वही होता ना कि बचपन में आप कुछ चीज़ें देखते हो, आपको देख करके, उसको देख करके लगता है कि हाँ ये कितनी मज़ेदार चीज़ है। फिर टाइम बीतता है, फिर भूल जाते हो। बट है ना, जो चीज़ें एक बार आपके अंदर आ चुकी होती है ना, जो प्रोसेस को आप एंजॉय करना शुरू कर चुके होते हो ना अपने इनिशियल एज में, तो आगे जा करके वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी बाहर आता। बट एट द एंड ऑफ द डे ना, कि फोटोग्राफी करते करते फिर वो एक कैमरा खरीदा मैंने, मेरा जो सबसे पहला कैमरा था जो मैंने अपने पैसों से खरीदा था, आई रिमेंबर इट वॉज निकॉन D5600। तो उस कैमरे से ही फिर मेरी ट्रैवल जर्नी भी स्टार्ट हुई। आई ऑल्सो स्टिल रिमेंबर, मेरा पहला कैमरा D3200 था। 3000 और 5000 की सीरीज़ बहुत लोगों का पहला कैमरा था। सो मुझे याद है कि 2 लेंस मिलते थे उसमें, किट लेंस, एक 7300 मिलता था छोटा सा वेरिएबल वाला, और एक 1855 मिलता था। आई वॉन्टेड टू नो कि जैसे आपने कॉलेज में आके अपना ये एज अ फोटोग्राफर आपने चीज़ें में और ज़्यादा इन्वेस्ट किया और उसमें ज़्यादा टाइम दिया, बट उसके अलावा बचपन से जैसे कई लोग का और भी सपने रहते हैं कि मैं ये बनना चाहता हूँ या मैं क्रिकेट या स्पोर्ट्स में जाना चाहता हूँ, कभी बाकी किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट रहा है अपार्ट फ्रॉम? हाँ यार, ऐसा नहीं है मेरा, मतलब मुझे याद है कि मुझे टेबल टेनिस खेलना बहुत पसंद था। ओके, बचपन में मैं TT खेलता था, और तो मतलब स्कूल में ही कि मतलब? नहीं, स्कूल में ही खेलता था, बट मेरा मन था, बिकॉज ऑफ डैड की वजह से तो वो हो नहीं पाया। बट 10th भी बोर्ड्स होता हमारे इंडियन, गर्म भाई बोर्ड्स आ गए। अब नहीं, अब तो एक अलग नाइटमेयर है सारे तो बच्चों सबके के। नाइटमेयर तो नहीं था, मतलब वो फैमिली होता ना कि अब ऐसा भी टाइम आ गया। तो फिर हम, मेरा मन था कि मैं प्रैक्टिस करूँ आगे और कोई ज्वाइन करूँ, तो फिर वो उतना हुआ नहीं। तो जैसे कि आपने बताया अभी हमें कि 5600 आपका पहला कैमरा था, तो कुछ जो आपने उससे सबसे पहला शूट किया हो या सबसे मेमोरेबल शूट, या जो भी आपने सबसे पहली चीज़ उससे फ़ोटोज़ क्लिक किया हो, आप कुछ उसके बारे में शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि पहला कैमरा सबके लिए बहुत स्पेशल होता है, सो कुछ चीज़ आप शेयर करें। एक्चुअली वही आपने बोला ना, पहला कैमरा बहुत स्पेशल होता है। उसके बाद तो मैंने कितने इक्विपमेंट्स खरीदे मुझे इतना स्पेसिफिकली नहीं याद है, बट क्योंकि ये दिस पीस ऑफ इक्विपमेंट वाज सो प्रेशियस फॉर मी,
क्योंकि मैंने इतना मेहनत से इसको पैसा इकट्ठा करके खरीदा था। फिर थोड़े पैसे कम पड़ रहे थे तो मेरी मॉम ने भी थोड़ा अरेंज करके दिया मुझे 10-15 हज़ार कि तुम मुझे बाद में वापस कर देना, तुम लो रखो इसको। सबसे पहली पिक्चर्स तो मैंने उन्हीं की खींची थी। और मुझे याद है उस दिन मैं ऐसे, आई एम नॉट इनटू वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एंड ऑल, कुछ बर्ड्स देखे थे, नोटिस किए थे वहाँ पे, तो वो फ्रेम मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था, तो वो फ़ोटो मुझे आज भी बहुत पसंद है। तो ऐसे 3 बर्ड्स थे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा फ्रेम था, तो वो मैंने कुछ फ़ोटोज़ ली थी। उसी टाइम आई गेस क्रिसमस का भी टाइम चल रहा था, तो कुछ दिन बाद अपने जो ये हजरतगंज में चर्च में गए थे, कुछ कैंडल वैंडल की फ़ोटो, जब होता नहीं आप न्यू भी होते हो, नया नया कैमरा लेते हो, तो हर छोटी छोटी चीज़ में मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा होता है। फिर कैंडल, साइकिल्स, ऐसे ही था, कुछ फ़ोटोज़ थी ऐसी। मतलब स्ट्रीट की जर्नी आपकी उसी से शुरू हुई? स्ट्रीट की जर्नी तो मेरी फ़ोन से ही शुरू हो गई थी। ओके। जब मैंने फ़ोन ले लिया था तभी मैंने कुछ ऐसी फ़ोटोज़, मैं वो ऐसे ही बताऊँ स्पेसिफिकली, तो मैंने कुछ फिल्म फेस्टिवल्स में भी अपनी आईफोन से ही शूट करी हुई डॉक्यूमेंट्रीज भी भेजी हुई है। वाह। बट मतलब मेरे लिए अच्छा एक्सपीरियंस था ना कि मैं सीख ही रहा था। सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, जीत हार तो लाइफ में चलती रहती है, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है ना कि आप हमारी फील्ड में जीत हार जैसे कुछ नहीं होता। हमारी फील्ड में जीत हार जैसे कुछ नहीं, ये कोई स्पोर्ट्स नहीं है। आर्ट इज़ वेरी डिफरेंट। आर्ट कोई स्पोर्ट्स नहीं है। आर्ट में आप सीखते ही हो, आप जीतते या हारते नहीं हो, आप सीखते ही हो। मैक्सिमम आप कहीं पे कंपटीशन में जा रहे हो, कहीं कम्पीट भी करोगे ना, तो आप अगर दूसरे फोटोग्राफर को देखोगे जिसने कोई फ़ोटो खींची हो, ऐसा नहीं कि उसको ज़्यादा आता है आपको कम आता है, दोनों का स्टाइल डिफरेंट है। मेरे ख्याल से कोई भी 2 फोटोग्राफर बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते, कोई भी 2 कंटेंट क्रिएटर बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते। तो ऑब्वियसली जब 2 लोग एक जैसे नहीं है तो दोनों की स्किल्स कैसे सेम हो सकती है? उसमें आप कंपटीशन ही, मेरा मानना है ऐसा कि आप कंपटीशन ही कैसे करोगे? मैं भाई आपसे कुछ सीख सकता हूँ, आप शायद मेरे से कुछ सीख सकते हमारी हो। तो फील्ड ही ऐसी है, और सबसे ज़्यादा पर्सपेक्टिव इसीलिए डिफरेंट रहता है क्योंकि आजकल कंपोजिशन हर कोई भी, अगर हम कहीं भी जाते हैं, चाहे हम वेडिंग की बात करें, चाहे हम वाइल्ड लाइफ या किसी भी इवेंट फोटोग्राफी की बात करें, हर फोटोग्राफर का एंगल, पर्सपेक्टिव, कंपोजिशन डिफरेंट होती है। ये एक्चुअली इसका मेन रीज़न होता है ना कि सबके पास अलग अलग दिमाग है, सब अलग तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये रखा है, अब आप इसको किसी और तरीके से देख रहे हो, मैं किसी और फ्रेम पे इसको देख रहा हूँ, तो क्या ही है, मतलब हम इस चीज़ को वहाँ पे फिर अपने अपने अकॉर्डिंग फ्रेम करें ना। हो सकता है आपको वॉल के साइड में बड़ा अच्छा लगे, ये हो सकता है मुझे वॉल के बीच में बड़ा अच्छा लगे। तो फोटोग्राफी भी क्या है, फोटोग्राफी भी तो यही है ना कि वॉल की तरह आपको भी एक फ्रेम ही मिला है, आपको भी एक प्रॉपर फ्रेम मिला है, उसी भी चीज़ों को आपको रखना है जो आपकी आंखों को अच्छा लगे। सिंपली, जो मेरे सिंपल वर्ड्स में तो यही होता है। सारी कॉम्पोजिशन जो भी हो, रूल ऑफ थर्ड्स हो, पैरेलल लाइंस हो, जो भी हो, वो सारी चीज़ें कोई जैसे माना जाता है कि जैसे विजुअल आर्ट्स हो गया, वो थोड़ा सा लाइक हाई एंड में हो जाता है फोटोग्राफी में, बिकॉज उसमें कंपोजिशन और बाकी सारी चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है एज़ कम्पेयर बाकी फील्ड से। अब ट्रैवल फोटोग्राफी में हाँ ये है कि आपको एक मोमेंट एक ही बार मिल रहा है, बट कमर्शियल फोटोग्राफी में भी आपको कितनी सारी चीज़ें होती है, कितनी सारी टेक्निकल चीज़ें होती है जिसको आपको फॉलो करना होता है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ती है। अब मैं अगर वेडिंग की बात करूँ, वो तो भाई मेरे ख्याल से स्ट्रीट और उसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता मुझे, क्योंकि वहाँ पे भी चीज़ें वापस होने नहीं वाली, एक बार हो रही है, आपको एक ही चांस मिला है खींचने का। सारी फील्ड अगर एक दूसरे से डिफरेंट है, बट ऐसा नहीं कि कोई ईजी कम ईजी है, कोई ज़्यादा ईजी है या कोई मुश्किल है, सब अपनी वैल्यू रखते हैं और सब में प्रैक्टिस लगती है। ओके, सो लेट्स गेट इनटू ट्रैवल वाला पार्ट। हाँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है आपका कि आप कॉलेज में आप आए, फिर आपने कैमरा लेके फिर जर्नी ट्रैवल में स्टार्ट कर दी, तो वो कैसे अचानक से आपका ट्रैवल का, और कौन सी पहली डेस्टिनेशन थी जहाँ पे आपने स्टार्ट किया? जब मैं कॉलेज में पहुंचा था ना, उससे पहले थोड़ा थोड़ा ट्रैवल करता था। ओके। बट जो मुझे याद है, जो मेरा कैमरे से पहला डेस्टिनेशन था कैमरे के साथ, वो था ऋषिकेश। सबसे नज़दीक वही था सोलो जाने के लिए, क्योंकि मैंने मोस्टली अपने मोस्ट ऑफ द ट्रैवल वेंचर्स जितने भी है सोलो ही किए हुए, 70-80% अभी तक के, आगे का नहीं पता, अभी तक के मैंने 70-80% अपना सोलो किया हुआ है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं जब सोलो जाऊँगा तो मैं ज़्यादा लोगों से बात कर पाऊँगा, ज़्यादा लोगों से कन्वर्सेशन इस्टेब्लिश कर पाऊँगा, और उसी तरीके से मैं ना ज़्यादा लोगों को जान पाऊँगा कि भाई मैं यहाँ रहता हूँ, मैं नॉर्थ में रहता हूँ, तो भाई साउथ का इंसान कैसे सोचता है, और बेटर तरीके से एक्सप्लोर कर पाएंगे। हाँ, मतलब इसीलिए, और कोई लायबिलिटी भी नहीं होती ना कि मुझे वेट करना है किसी का। तो उस टाइम पे ना मेरे पास 2,000 रुपये थे। ऋषिकेश जब मैं जा, मतलब ओवरऑल 2,000 रुपये थे, तो 2,000 रुपये भी कोई बड़ी डील नहीं थी उस समय, आराम से। ये कौन सी ईयर की बात होगी? मुझे भैया स्पेसिफिकली नहीं याद है, बट 16-17 होगा मे बी, आई एम नॉट श्योर, मुझे इतना याद नहीं, बट 16-17 होगा। बट उस 2,000 रुपये में भी मैंने, जहाँ 2 दिन रुकना मुश्किल था, मैं 5 दिन रुक के आया था। उसके बाद जो मेरा आज तक का फेवरेट डेस्टिनेशन है, अभी तक के कोई भी डेस्टिनेशन ना उसको मेरे बिल्कुल टॉप लिस्ट से हटा ही नहीं पाया मैं, जो कि कश्मीर है। ओके। आई हैव बीन टू कश्मीर लाइक 3-4 times। आई हैव लोकल फ्रेंड्स
देन कश्मीर, बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ के कश्मीर के। मतलब कश्मीर का आपका प्लान कैसे बना, कैसे? यार कश्मीर का मेरा बड़ा सालों से प्लान था, मतलब पहली बार जब मैं कश्मीर गया तो मैं 7 दिन के लिए गया था, ओके। तो बिल्कुल विंटर्स में गया था, जैन में। तो हम तो लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करते थे, तो कश्मीर लोकल ऑटो से घूम, जो वहाँ पे शेड सुमो होती है अच्छा। उससे घूमा हूँ मैं लोकल कश्मीरियों के साथ। मैं लोकल कश्मीरियों के साथ बनियाल में रहा हूँ। उस समय हॉल रूम्स होते थे बड़े से, वहाँ पे 10 बेड लगे होते, 10 लोग सो रहे थे। मेरे दोनों तरफ ऐसे ऐसे कश्मीरी थे, मैं बीच में सो रहा हूँ। मैं लोकल लोग के साथ रहा हूँ। उनकी लोकल ट्रेन जो अंदर से वही रियल ट्रैवल होता है जब आपने एग्जैक्टली तो उनकी जो लोकल ट्रेन होती है ना कश्मीर से, बिल्कुल जो अंदर से बनियाल से होते हुए श्रीनगर तक जाती है अंदर अंदर से, तो वो लोकल ट्रेन से भी मैं घूमा हूँ। मतलब मेरी लाइफ की पहली स्नोफॉल थी वही। और बिल्कुल उस समय तो छोटे छोटे बाल थे मेरे। कश्मीर की ब्यूटी ऐसी है ना कि मतलब आप उसको कैमरे भी कैप्चर नहीं कर सकते हो, ना बोल के बता सकते हो। वो जो जब आप अपने आंखों से देखोगे ना तभी आपको समझ में आएगा। तो फिर वो कश्मीर में भी बहुत कुछ अच्छी मैंने फ़ोटोज़ खींची जो मुझे मतलब पर्सनली अच्छी लगती थी। उसके बाद धीमे धीमे एक के बाद एक डेस्टिनेशंस, फिर तो पता नहीं कितनी अंडमान्स गया मैं, लद्दाख गया, स्पीति भी 3-4 बार हो चुका है मेरा। तो कुछ आपके जैसे ट्रैवल जर्नी में ऐसा पार्ट हो जो आपको शेयर करना चाह? अरे हाँ, मैं एक बार आपको बताता हूँ। इसी साल का मेरा बहुत खतरनाक था। और आई वॉज ऑलमोस्ट अबाउट टू डाई। तो तनमर से गुलमर्ग आई गेस 10 किलोमीटर है, बाबा ऋषि होते हुए जाना पड़ता है। तो रास्ता बर्फ़ की वजह से ना बंद था उस समय। क्या ना गर्म जोश बिल्कुल कहते हैं ना जिसको, नया नया बिल्कुल जवानी वाला जोश आया हुआ होता है कि हम तो एक्सप्लोर करके जाएंगे। पैसा भी कम। तो इस टाइम आप बाइक से ही थे अपनी वाले? नहीं, बाइक तो बहुत बाद में आई लाइफ में। बाइक तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे ना उस टाइम पे, कि बाइक से जाना है मुश्किल नहीं होता है, वो बाइक में फ्यूल डलवाना मुश्किल होता है। ट्रैवल में सबसे ज़्यादा फ्यूल लग जाता है। फ्यूल एग्जैक्टली। उसी साल की बात है। तो टनमर से गुलमर्ग जा रहा था, मैं अकेले ही था। तो उधर मना कर दिया पुलिस वालों की कि मत जाओ, उधर बर्फ़ बहुत है। मैंने कहा यार अभी तो दिख नहीं रही बर्फ़, क्या ही है इतना, तो मैं चल चल के 10 किलोमीटर चला जाऊँगा। पहले तो 2-2.5 किलोमीटर चला गया, बहुत ज़्यादा। आगे क्या होता है ना, बर्फ़ जब गिरती रहती है ना तो स्नो कटर्स होते हैं, वो क्या कहते हैं ऐसे करके जाते हैं ना, तो जो बर्फ़ होती है ना सारी पेड़ों के ऊपर इस साइड में ऐसे ऐसे करके फेंकते रहते हैं। तो मैं चलता रहा यार, 2-2.5 किलोमीटर के बाद धीमे धीमे बर्फ़ बढ़ता ही जाए मेरे घुटने के ऊपर, कमर तक के। और फिर क्या हुआ ना, उस समय एक एवलांच आया हुआ था दूसरे पहाड़, अदर साइड में कहीं पहाड़ पे। उस समय कुछ न्यूज़ भी आई थी जहाँ पे कुछ सोल्जर्स की भी डेथ हो गई थी वहाँ पे उस एवलांच में। तो उस एवलांच के इम्पैक्ट की वजह से ना, तो जितनी भी स्नो थी ना दोनों पेड़ की, वो एक होता नहीं आवाज़ आती, गड़गड़ाहट होती है, उसकी वजह से सारी एक साथ ऐसे नीचे आ गई थी। और मैं उस स्नो के नीचे दब गया था। मेरी पूरी बॉडी उस स्नो के नीचे दब गई थी। मेरी सिर्फ नाक थोड़ी सी निकली हुई थी बाहर, और थोड़ा सा बस ऐसे फेस निकला हुआ था किसी तरह, मतलब निकला भी नहीं था, मतलब एक हवा हल्की सी पास हो रही थी। तो उस दिन तो भाई मैंने तो उस दिन सोच लिया था कि मुझे लगता है कि ये मेरा लास्ट डे, मम्मी से बात करवा दो कोई किसी तरह, है ना, अब तो नहीं जा पाएंगे। बट वही है ना कि जब तक दिन का टाइम की बात है? नहीं, ये शाम के 6:30-7 पहाड़ों पे, मतलब बहुत बड़ी बात है, ऑलमोस्ट अंधेरा हो जाता है। वहाँ पे एक चीज़ ये ऐसी थी कि वहाँ कुछ फॉरेनर्स उतर रहे थे, तो ऐसे कुछ सिचुएशन होता है ना, तो लोकल पुलिस हमेशा एस्कॉर्ट करती है उनको नीचे तक के, कि उनको सेफ पैसेज तक छोड़ दिया जाए। तो उनको मैं दिख गया था, उनको आइडिया लग गया। तो उन्होंने करीब 4-5 लोगों ने मिलकर के मेरा रेस्क्यू किया था वहाँ पे, मतलब बर्फ़ से निकाल के, और फिर उनकी जो स्नो स्कूटर होती है उसमें बैठा के ले गए। थोड़ा सा लाइक मैं वो चीज़ जानना चाहूँगा कि जैसे जब आपने बताया कि आप बर्फ़ के अंदर थे, यानी कवर्ड थे पूरा आपसे नोज़ है, तो व्हाट वर योर थॉट्स इन माइंड? उस टाइम क्या चल रहा था? इस टाइम पे पता है आपके दिमाग में बस आपकी गलती है याद आ रही होती है कि लास्ट गलती आपने क्या करी। मेरी तो वही थी, वहाँ तक के ऊपर पैदल आना, लास्ट गलती। और उसके बाद बस आपको अपनी ज़िंदगी ना रिवर्स में दिखने लगती है। क्या जैसे आपके जब उस सिचुएशन में थे आप, तो क्या आपके लाइफ में जो आपने अचीव किया, अचीवमेंट्स या जो सक्सेस, यार अचीवमेंट मैटर करता है? क्या मेरे साथ तो अचीवमेंट थी भी नहीं कुछ भाई, अभी भी नहीं है, तब भी नहीं थी। मुझे नहीं लगता कि अचीवमेंट जैसी कोई वर्ड है मेरी डायरी में। अचीवमेंट्स तब भी मेरी कोई नहीं थी, आज भी मेरी कोई नहीं है। मैं भाई सिंपल से इंसान हूँ, सुबह उठता हूँ, है ना, नाश्ता करता हूँ, फिर काम देखता हूँ। सबको भाई लाइफ में चाहे जितना बड़ा से बड़ा इंसान हो, छोटे से छोटा इंसान हो, सबकी स्ट्रगल है, सबको मेहनत करना है, सबको काम करना है। कहते हैं ना कि आप अगर इनकेस मर भी जाओगे ना, तो अकम्पलिशमेंट्स का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उस सिनेरियो में कोई अकम्पलिशमेंट आपको नहीं याद आती। उस सिनेरियो में बस आपके मैक्सिमम जो याद आते हैं आपके लव्ड वंस जितने होते हैं वही आपको याद, वही मैटर करता है लाइफ, वही मैटर। तो इसलिए कहते हैं ना कि अपने क्लोज वंस को पास रखो, एंड वही सबसे ज़्यादा मैटर है। किसी के पीछे इतना मत भागो कि वो छूट जाए। तो देवजी जी, आप थोड़ा सा हमें अपने कैमरे गैजेट्स है उसके बारे में बता सकते हैं जो आप ट्रैवल के लिए यूज़ करते हो? तो भाई मेरा तो अगर मैं बोलूँ, मेरा गो थ्रू गैजेट, मैं तो अपने कैमरे से स्टार्ट किया था। पहले मैं निकॉन यूज़र था पूरे टाइम, फिर इसी साल मैं सोनी पे शिफ्ट हुआ। तो मुझे निकॉन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट सोनी पे क्या थोड़ा हैंडी हो जाता है, थोड़े लेंसेज जो है छोटे और थर्ड पार्टी ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं, तो मैं इसीलिए सोनी प्रेफर कर रहा हूँ। प्लस लो लाइट परफॉर्मेंस हो गई, फोकसिंग हो गई,
और मैं वीडियो कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा क्रिएट करने लगा हूँ आजकल। ओके। तो इसी रीज़न से अपार्ट फ्रॉम दैट ड्रोन भी मेरा DJI का तीसरी जनरेशन में यूज़ कर रहा हूँ, एयर की 8-2S। मेन मैटर ये करता है कि आपको खींचना चाहिए। क्या मैं अपना बताऊँ अगर, तो मुझे पता है कि मुझे लैंडस्केप खींचनी है, मुझे पोर्ट्रेट्स लेनी है ना, कुछ कंप्रेस लैंडस्केप लेनी होंगी और एरियल लेनी होंगी वीडियोस के लिए। तो इसी मुझे क्या, एरियल के लिए मेरा ड्रोन हो गया, और क्या कहते हैं मेरा पोर्ट्रेट्स के लिए मैं 35 रख लेता हूँ, सिग्मा 8 1.4, और एक मेरे पास सिग्मा का ही 16-28 है f2.8 अल्ट्रा वाइड के लिए, वो हो गया लैंडस्केप्स के लिए। तो मुझे लगता है कि अगर आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो तो आपके पास कुछ लेंसेज ऐसे होने चाहिए, मतलब अल्ट्रा वाइड एक होना चाहिए और एक बेसिक किट लेंसेज होने आपके। हाँ, मतलब एक 24-70 होना चाहिए, एक मान के चलो आप, आपके पास 16-28 है, एक 70-200 होना चाहिए अगर आप मतलब सोचो कि ट्रैवल फोटोग्राफी ऐसा कुछ करोगे। कोई बिगनर है तो आप कौन सी लेंस सजेस्ट करना? भाई मैं बिगनर है तो मैं बोलूँगा तो पहले तो आप कैमरा लो, कैमरे के साथ कोई भी किट लेंस ले लो। किट लेंस भी सही रहती है? किट लेंस भी सही रहता है भाई, मतलब ये जो मिथ है कि वेरिएबल अपर्चर की लेंसेज मत लो, प्राइम लेंस। देखो वेरिएबल अपर्चर में डिपेंड करता है ना कि क्वालिटी है कि नहीं। अगर लेंस क्वालिटी वाला है, मतलब अच्छा लेंस है, तो आप ले सकते हो। फिर एक कोई प्राइम लेंस ले लो जिससे आप थोड़ा पैसा भी कमा सको, एक 50 या 35 ले लो। 50 ले लो, सबसे चीप लेंस है निफ्टी 50, वो ले लो आप 50, उससे आप थोड़े पोर्ट्रेट्स खींचो, उससे पैसा कमाओ, मतलब ऐसे ही है। सो कुछ टिप्स के बारे में अगर आप शेयर कर सकें, जैसे ट्रैवल के टाइम पे व्हाट आर द बेस्ट टाइम, कब फोटोज़ खींचना चाहिए, ईजिली कम्युनिकेट करके आप जैसे वेन्यूज़ में आप जाते रहोगे, मल्टीपल लोगों से मिलते हो शूट्स के टाइम, तो अगर कोई बिगनर है एंड वो भी ट्रैवल में या बाकी सारी चीज़ में एंटर करना चाहता है तो कुछ आप सजेस्ट कर सकते हो उनके लिए कि कैसे जाके वो बातचीत करके कंटेंट निकाल पाएँ? बेसिक सबसे पहले तो अगर आपको ट्रैवल फोटोग्राफी या ट्रैवल कंटेंट क्रिएट करना है तो पहले तो आपको अपना ईगो घर पे रख के जाओ। फ्री मतलब एक्सेप्टेंस होनी चाहिए आपके अंदर, समझ रहे हो आप पहले से कोई किसी भी जगह जा रहे हो ना, अपना कोई थॉट प्रोसेस लेके मत जाओ कि यहाँ तो ऐसे ही लोग होंगे, यहाँ तो ऐसा ही ऐसा होगा, यहाँ तो मुझे यही खींचना है। आपने किसी का कोई शॉट देखा हो पर्टिकुलरली कि हाँ भाई उस बंदे ने यहाँ पे ऐसा ऐसा फ्रेम खींचा, आप भी दौड़ लो पीछे पीछे कि हाँ यही फ्रेम कहाँ पे, यही फ्रेम खींचूंगा। अब उस एक फ्रेम के पीछे दौड़ने के चक्कर में भी आपके आसपास कितने सारे उससे अच्छे फ्रेम हो सकते थे, आपको नहीं मिले। तो फोटोग्राफी माइंड से जाएं, फ्री माइंड से जाओ बस। मैं तो आज भी जाता हूँ तो मैं ऐसे फ्री माइंड से जाता हूँ, मैं एक जगह बैठता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, जब जो अच्छा लगता है वो खींचता हूँ। कोई ये दौड़ नहीं है आज के टाइम पे ना, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया ने ना इसको एक रेस बना दी है। उसके अकॉर्डिंग चलोगे ना, ट्रेंड के अकॉर्डिंग, जैसे ट्रेंड आता है और ट्रेंड चला आता है, वैसे ही आपका आर्ट आएगा, आर्ट चलाएगा। मैं आज के टाइम पे काफ़ी लंबा ही टाइम कहूँगा मैं इनएक्टिव चल रहा हूँ अपने सोशल मीडिया पे। मैं वापस एक्टिव होऊंगा, इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव होऊंगा और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी एक्टिव होऊंगा। कुछ वी आर ईगरली वेटिंग फॉर योर यूट्यूब वीडियोस जो आप जाके ट्रैवल के। हाँ, बट मेरा यही ना पर्सपेक्टिव है कि मैंने अभी कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी रिसेंटली शूट करी है, उन पे भी मैं अभी अपना काम शुरू करने वाला हूँ। कुछ हिंट दे सकते हैं कैसी टाइप? हाँ, एक मैंने मस्तान के ऊपर डॉक्यूमेंट्री शूट करी है, मस्तान की होली, और एक डॉक्यूमेंट्री मैंने अभी इस लास्ट मंथ शूट करी है उत्तराखंड में। जोशीमठ से पहले एक गाँव है सलूब डूंगरा, तो वहाँ पे एक फेस्टिवल होता है रम्मान करके। ओके। तो वो फेस्टिवल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में आता है, तो उस पे भी एक डॉक्यूमेंट्री में बनाने वाला हूँ। वो शूट कर चुका हूँ पूरा, वो प्रोसेसिंग में जाने वाला है। तो आपने इंडिया में काफ़ी सारे स्टेट्स ट्रैवल किए हैं, तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, जो कल्चर आपने देखा होगा डिफरेंट स्टेट्स में? तो इंडिया का ऐसा है ना कि मैं मतलब अगर इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझाना शुरू करूँ तो अब जैसे आप राजस्थान साइड चले जाओ तो देखो कितना कल्चर डाइवर्स है वहाँ का। सब कुछ आपको कलरफुल दिखेगा, खाना भी बिल्कुल अलग है वहाँ का। वहीं से आप थोड़ा बिल्कुल नीचे चले जाओ साउथ, तो कैसे ग्रीनरी आ गई पूरे। तो इंडिया में ऐसा है ना कि आप हर 1000 किलोमीटर बाद ना आप बिल्कुल नया एक्सपीरियंस। अब जैसे मुझे याद है मैं स्पीति में था, हिमाचल में, कितना यूनिक उसका स्ट्रक्चर ही अपने में। तो मॉनेस्ट्री से नीचे उतरते ऐसे सबके घर जाते हैं, उनके जो रिचुअल्स है उसको फॉलो करते हैं। तो एक चीज़ तो ये। अब एक बार मैं जैसे कश्मीर में भी एक मॉस्क के अंदर गया था, तो वहाँ पे मैं पूरा उनका प्रोसेस देख रहा था। तो भाई वो भी कितना अच्छा था। वो मॉस्क भी बिल्कुल ही मतलब आप सोचो ऐसे उसकी लाइट आती ना एक तरफ से, और वो जो है ना वो कलरफुल वहाँ पे शीशे लगे हुए, तो वहाँ से जब ऐसे लाइट निकल के गिरती है ना तो नीचे जो रिफ्लेक्शन की वजह से उसका वो बनता है, जो मिरर की इमेज बनती है ना, क्रेजी। ऐसे ही मैं आपको बताऊँ तो अभी रिसेंटली मैं जब सलूज में था, रमान शूट करने गया था, वहाँ तो मेरे लोकल फ्रेंड्स ही बन गए। मैं 3 दिन उस गांव में बिना कुछ पैसा दिए, बिना कुछ दिए, लोकल उनके पहाड़ में उनका घर था, 1 किलोमीटर का ट्रैक था, ट्रैक करके उनके घर में जा करके उनसे मेरी दोस्ती हो गई। 3 से 4 दिन में उनके साथ रहा। वो इतने वेलकमिंग थे, उन्होंने ना मेरे से कोई पैसा लिया ना कुछ, मैंने उनके खाया, उनके रहा, उनका कल्चर समझा। तो ये सारी चीज़ें ही आप ट्रैवल से तभी आप कर सकते हो जब आप ओपन होके जाओ, आप एक्सेप्टिंग नेचर के बनोगे। ओके। तो जैसे आजकल अगर बात की जाए, आजकल यूथ का वैसे भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल के टुवर्ड्स इंटरेस्ट जगह हुआ है। हर कोई ट्रैवल करना जाना चाहता है, माउंटेन्स हो गए या तो बीचेस हो गए।
भले ही ज़्यादा बजट भी दे के जाता है या एक्सपेंड करके भी जाता है, तब भी वो उस तरीके से एक्सपीरियंस नहीं कर पाता जैसे कि ट्रैवल फोटोग्राफर। ज़्यादा बजट कम बजट, जैसा मैं कोई बात बताऊँ, वो डिपेंड करता है ना कि एक्सपीरियंस करना है कि नहीं आपको। नहीं वो तो पूरा क्योंकि सेट रूटीन माइंड नहीं ऐसा नहीं, पर्सनली एक डिफरेंस होता है, दो टर्म्स होते हैं, एक होता है टूरिस्ट, एक होता है ट्रैवलर। तो आप टूरिस्ट हो या आप ट्रैवलर हो? आप अगर टूरिस्ट हो तो आप सही कर रहे हो, जा रहे हो, एक अच्छा सा होटल ले लिया आपने, रहे, आपका गोल ही वही था, उसमें कुछ गलत नहीं है। आप अपने एंजॉयमेंट के लिए वहाँ गए हो, आपका एंजॉयमेंट की डेफिनेशन वो होती है। अगर आप मेरी तरह ट्रैवलर हो तो फिर आप एक्सप्लोर करोगे, वो आपका इनहेरिटी आ जाएगा, चाहे आपके पास पैसा हो, चाहे आपके पास पैसा ना हो, चाहे आपको बजट हो, चाहे आपके पास बजट ना हो। तो मुझे आज भी याद है, जब मैं पटन कटोली का फेस्टिवल करने गया था, इतना बजट नहीं होता था, 3,000 रुपये में मैं महाराष्ट्र चला गया था। 3,000 रुपये मेरी जेब में थे, मैं बस करना था, मैं बैठा ट्रेन पे, ट्रेन की टिकट नहीं ली, टीटी ने पकड़ा 400 रुपये की टिकट, 100 रुपये का फाइन, फिर बैठे था ऐसे करके बैठे हुए, किसी ने सीट दे दी तो बैठ गए, वरना खड़े, क्योंकि अपने दिमाग में वो था ही नहीं ना कि हमको अपने को कंफर्ट चाहिए, अपने को था तो अपने को वो एक्सप्लोर करना है, वो देखना है। तो जैसे चैलेंजेस में हम आते हैं, अगर आपकी बात करी जाए तो लाइक आपको इक्विपमेंट्स या बाकी सब चीज़ों का डर नहीं लगा? क्योंकि बैग भी आप भाई बहुत डर होता है। मेरे साथ 2 केसेस हुए हैं लाइफ में। एक बार व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग टू स्पीति फर्स्ट टाइम, सो मेरा हम लोग वहाँ से निकले थे शिमला से, हम लोग जाना था, एक जगह है कन्नूर करके, कन्नूर है स्किन्नर कैलाश जहाँ पे है, उस जगह पे हमको जाना था, और हम बस से उतरे रात को खाना खाने के लिए, और मेरे साथ 3 बंदे और उतरे, वो अलग अलग डेस्टिनेशन से आए थे। तो हम इस ढाबे पे उतरे, खाना नहीं अच्छा था, यहाँ बहुत भीड़ थी, तो हमने जस्ट देखा कि जस्ट 10 कदम आगे एक और ढाबा है, हमने कहा 3 लोगों ने और एग्री कर लिया, तो हमने कहा 4 लोग हो गए, चलते ही वहाँ पे। हमने कहा बस तो वैसे भी 1 घंटे बाद जाएगी, तो हम उस ढाबे में खाना खाने चले गए। और मेरा बैग था, जो दूसरे बंदे थे उनमें से 2 बंदे जो थे वो तो साउथ से आए हुए थे, तो उनकी आधी लैंग्वेज नहीं आती। तीसरा बंदा जो था वो दुबई से था, उसका पासपोर्ट था उसी बस में। मेरा तो पूरा कैमरा बैग और मेरे अकाउंट पैसे, मेरे पैसे, मेरा कैमरा बैग सब उसी बस में था। तो मैं जब ढाबे में गया, हम लोग देख रहे बस गई तो नहीं हर 10 मिनट में, और बस तो वहाँ पे थी, गई नहीं थी। 1 घंटा होने के 5 मिनट पहले हम चले आए, तो हम जब बस में घुसे पता चला यार ये तो वो बस लगी नहीं रही अंदर से। फिर हमको पता चला हमारी जो बस थी वो तो हमको छोड़ के चली गई 1 घंटा पहले। और वो एक्सपीरियंस था जब मेरा कैमरा बैग वगैरह सब कुछ सब चला गया, हम बैठे बैठे सोच रहे कि अब क्या किया जाए। तो एक बार ये हुआ एक्सपीरियंस। एक बार और मेरे कैमरा बैग के साथ, फिर वो मिल पाया कैमरा बैग? हाँ मिल गया था। एक मैं और टिप छोटी सी शेयर करना चाहूँगा। पहाड़ों पे तो ऑब्वियसली सबसे बेस्ट तो होती है जो लोकल ट्रांसपोर्ट होती है, HRTC वगैरह हो गए, आप उसी से ट्रैवल करो, उसकी टिकट हमेशा संभाल के रखो। ओके हाँ टिकट संभाल के रखो। टिकट से आप बहुत कुछ कर सकते हो, उसमें नंबर्स होते हैं, तमाम चीज़ें होती है। वो टिकट दिखा करके आप दूसरे बस वाले को कन्विंस कर सकते हो कि हाँ वो आपसे पैसे तो लेगा, बट अगर बस फुल होगी तब भी वो आपको बैठा लेगा। हमने तो यही किया था, दूसरे बस वाले को कन्विंस किया, किसी तरह कॉल कराया, सामान मंगवाने के लिए बोला, पर भाई रात भर पूरी लगी पड़ी थी। वो बैठे, वो बस में बैठने की भी जगह नहीं मिली, बस के नीचे जो सीढ़ियाँ होती है उसमें बैठे हुए ऐसे ऐसे, बस की सीढ़ियों में बैठे हुए, बस की गेट बंद है दोनों। तो वैसे ही अपन पहुँचे सुबह मतलब पहुँचने से पहले हम तो एक सीट मिली खाली, तो बैठे, इतने सुंदर व्यूज़ क्या एंजॉय करें। हमारी लगी पड़ी है कि भाई बैग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और उसमें लगी पड़ी, पर हाँ हम उसी में एंजॉय कर रहे हैं। बट वही है ना कि इन सब सिनेरियो पे आप फ्रेंड्स बनाते हो, तो 4 हम लोग ऐसे एक साथ हो गए उस सिनेरियो में। फिर पूरा स्पीति हम लोग साथ में घूमे, ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्पीति हम साथ में घूमे फिर। ओके तो कभी आपके साथ, जैसे आप इतना ट्रैवल करते हो, तो कभी कोई इक्विपमेंट आपका चोरी हुआ हो या फिर कुछ ब्रेक हुआ हो आपसे, या फिर बाय चांस आप यार शूट कर रहे हो कंटेंट एंड वो टचवुड मेरा इक्विपमेंट ब्रेक नहीं, चोरी नहीं हुआ है, बट ब्रेक का तो थोड़ा सा हुआ है एक बार। आई हर्ड कि आपका गोप्रो शायद बाइक या किसी के नीचे हाँ बाइक के नीचे नहीं आया था। हुआ क्या कि मैं एक प्रोजेक्ट पे गया था, तो उस प्रोजेक्ट में मैं कन्याकुमारी में था, लास्ट डे था हमारा प्रोजेक्ट का, वहाँ बाढ़ आई थी हल्की फुल्की, तो मैं शूट कर रहा था बिल्कुल कन्याकुमारी का जो एंड पॉइंट है, मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था। तो अब पता नहीं कैसे ना, मैं कंपनी की कार में था, वो कार से ना मेरा गोप्रो गिर गया नीचे, और वो गिर गया तो उस समय पता नहीं चला। अपन होटल वापस आए, होटल वहाँ से 100 किलोमीटर था, हम होटल वापस आए, हमने होटल आके चेक किया, मिला नहीं। अब वहाँ जाके भी कहाँ ही मिलता, पर वो मेरा बहुत दुखी करने वाला एक वो था। वापस आके भी 2 इंस्टॉलमेंट मैंने भरी थी अपनी गोप्रो की। तो एक सिनेरियो ये था। अभी रिसेंटली मैं जब उत्तराखंड से वापस आ रहा था, मैं बाइक से गया था। ओके एक दिन पहले हमने ध्यान नहीं दिया था कि मेरे कार ने एक हल्का सा मेरे बाइक के पीछे मारा था। तो जो मेरा टॉप बॉक्स था ना, जो माउंट करते इसमें मैं कैमरा रखता था, उसका प्लेट थोड़ा टेढ़ा हो गया था, बट वो इनिशियली दिखा नहीं मुझे। तो मैंने टॉप बॉक्स मॉर्निंग में माउंट कर दिया और मैंने अपना ड्राइव करना शुरू कर दिया। और हाईवे पे क्या हुआ, मैं 130-120 की स्पीड में था करीब, अचानक से आवाज़ आई पीछे कुछ गिरने की। तो मैंने यूँ पीछे घूम के देखा, मेरा टॉप बॉक्स पूरा ऐसे लुढ़क के बिल्कुल हाईवे पे पड़ा हुआ था। तो काफ़ी टाइम से हम आपको फॉलो कर रहे हैं। अभी आपका रिसेंटली कुछ काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया में आप ज़्यादा अपडेटेड नहीं कर रहे हो, ना कुछ पोस्ट कर रहे हो, तो क्या रीज़न है इसके पीछे, या क्या कुछ नया आने वाला है जिसका आप वेट कर रहे हो?
यार कोई ऐसा स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। मैं सच बताऊँ ना, मैं इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया से थोड़ा हो गया था बोर, कि मैं वही एक जैसा कंटेंट, सेम रील्स और एक ही ऑडियो आ रही है, सब उसी पे कंटेंट बना रहे हैं। तो यार मेरे को मज़ा आना बंद हो गया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कंटेंट मेरे पास मतलब इन जनरल तो बहुत पड़ा है। मतलब मैं आज की तारीख में भी घर बैठ के पोस्ट करना शुरू करूँ ना, एक दिन एक फ़ोटो, एक दिन एक वीडियो करता रहूँ ना ऐसे भी, तो मेरे ख्याल से तो मैं 1-1.5 साल लगातार कर सकता हूँ और तब भी ख़त्म नहीं होगा। तो वही है, मैं अपनी बाकी की लाइफ में बिजी हो गया था, काम, दूसरे प्रोजेक्ट, जैसे कमर्शियल काम भी मैं करता हूँ, अपने कमर्शियल काम में मैं बिजी हो गया था। तो ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा बहुत बड़ा कुछ आने वाला, बट हाँ, मैं जो डॉक्यूमेंट्रीज अभी रिसेंटली शूट करके आया हूँ, सो इन कमिंग फ्यूचर अभी मैं वही डॉक्यूमेंट्रीज पोस्ट करूँगा अपनी। और लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट इंडिया। इंडिया में अभी 5 प्लेसेस की अगर बात की जाए जो अब अभी रिसेंटली अगर मैं 5 प्लेसेस ऐसे बताऊँ ना, 5 का तो पता नहीं, बट अभी मेरे दिमाग में सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट का साउथ खासी हिल्स, मेघालय साइड का जितना हो गया, वो मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है। उसके बाद मे बी आई गेस मुझे जब ये लद्दाख का भी मौसम वापस शुरू हो गया है, तो ज़ांस्कर वाला सर्किट और आर्यन वैली करने का भी मेरा मन है। कौन सा इंडिया का ट्रैक ऐसा है जो आपका लाइक सब? हाँ यार, ट्रैक में बोलूँ, एक ट्रैक है जिसको मैं ऐसे रिवील तो नहीं करना चाहता, पर वो ट्रैक के लिए बेसिकली मेरा उत्तराखंड जाने का प्लान हुआ था कि उस ट्रैक को मैं करूँ। एक ट्रैक होता है काग भुसंडी करके, वो ट्रैक यहाँ पे होता है जो रामायण में लिखा नहीं है, जहाँ काग भुसंडी एक वो ऋषि थे जहाँ पे उन्होंने रामायण लिखी थी, है ना। तो वो पर्टिकुलर ग्लेशियर्स पे एक ट्रैक है, तो वो करने का मन है मेरा। मैं ट्रैक्स थोड़े कम करता हूँ क्योंकि वहाँ मेनली क्या होता है ना कि मैं जिस जगह को थोड़ा डॉक्यूमेंट नहीं कर सकता ना, फिर वहाँ मुझे जाने का थोड़ा कम मन करता है। बट हाँ, मैं अभी कुछ देखूंगा कि मैं कैसे अपने। तो इंडिया में तो आपने काफ़ी ट्रैवल कर लिया है, सो हैव यू डिसाइडेड एनीथिंग कि लाइक आप फॉरेन का प्लान? यार इंटरनेशनल कुछ डेस्टिनेशंस तो मेरी जो बकेट लिस्ट में है, बट मैं अभी इंडिया मेरा पूरा नहीं हुआ। इंडिया बहुत बहुत बड़ा है इंडिया, तो मेरा कंसर्न ये है कि मैं अभी से मैंने ऊपर की सरफेस स्क्रैच करी है, थोड़ा सा मैं और इंडिया अच्छे से एक्सप्लोर कर लूँ ना 1-1.5 साल में। उसके बाद आइसलैंड, वो भी समर्स में, जब 24 आवर्स वहाँ पे सनलाइट रहती है, कभी रात नहीं होती है आइसलैंड में समर्स के टाइम पे। उसके बाद फिनलैंड वगैरह हो गया, नॉर्दर्न लाइट्स देखने का मुझे बहुत मन है। और थर्ड आप मेरे ख्याल से वियतनाम हो गया, वियतनाम का कल्चर, वो सारी चीज़ें देखने का मुझे बहुत मन है। उसके बाद हो गया टर्की हो गया, टर्की भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैंने जितना भी देखा है, मैंने कुछ टर्किश वेब सीरीज़ में भी देख के मैं काफ़ी सारी लोकेशन है, तो ये हो गया। इसके बाद आप मान लो उज़्बेकिस्तान वगैरह में भी मैंने मॉस्क वगैरह देखे, जहाँ पे मतलब एज ए फोटोग्राफर ना वो लगता है फ्रेम कितना वैसा है। तो ऐसे तो सभी एक्सप्लोर करना है, बट पहले के जो 4 मैंने बोले ये तो मुझे बहुत मन है करने का। और अगर जैसे बात की जाए तो ट्रैवल में आपको कौन सी एरिया ज़्यादा पसंद है, माउंटेन्स या बीच साइड? माउंटेन्स, मैं एंजॉय दोनों करता हूँ, बट माउंटेन्स मुझे पसंद है। ओके। और जैसे कुछ आप पेशेंस या उस सब के बारे में बता सकते हैं कि ट्रैवल आप कर रहे हो 10 से? यार पेशेंस तो लाइफ में इन जनरल चाहिए होता है भाई, पेशेंस और ऑब्जर्वेशन तो लाइफ में ही चाहिए होता है। बिना पेशेंस के तो ना आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी है, ना आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, और ना आपका काम अच्छा हो पाएगा। पेशेंस तो हर जगह पे ही ज़रूरत होती है, बट वही है ना कि इंसान होता है, इंसान का हो जाए। मैं भी अभी बोल रहा हूँ, हो सकता है मेरा भी पेशेंस कभी ना कभी लूज़ होता होगा या कुछ भी, बट लाइफ में यार मेरा मानना इतना ही है ओवरऑल, चाहे फोटोग्राफी हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे कुछ भी हो, लाइफ में ना थोड़ा चिल रहने का, फ्लो में जाते रहो, जो चल रहा है उसको चलने दो, बस अपनी मेहनत करते जाओ, आगे जो होना वो अपने अकॉर्डिंग हो जाएगा। ओके, ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड